आपने देखा होगा कि कुछ इस तरीके का एक्सेल फॉर्मेट आपको ऑफलाइन यूटिलिटी मिला है। यहाँ पे सबसे पहले काफ़ी सारे नीचे आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे वर्कशीट्स दिए गए अलग अलग, जो कि इन्होंने अलग अलग सेक्शंस बना दिए हैं। सारे सेक्शन आपको अगर कोई एग्जम्प्ट का है, कोई एक्सपोर्ट का है, तो आपको आसानी हो जाएगी कि अलग अलग सेक्शन के वाइज आपको अपने हिसाब से अलग अलग डेटा फीड करना है। मैं आपको सारे सेक्शन आज समझा दूंगा। सबसे पहला जो वर्कशीट है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसा किस तरह से काम करेगी, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी, क्या आपको सारी वर्कशीट्स में कैसा डेटा फाइल करना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी गई है। ये इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं और आप देख सकते हैं ये वीडियो आखिर तक, ताकि मैं ये सब इन्फॉर्मेशन आपको समझाने वाला हूँ। शुरू करते हैं यहाँ पे। तो हम बात करेंगे कि बाकी सारी वर्कशीट्स जो है मैं आपको एक बार ऊपर से दिखा दूँ कि ये B2B, B2CL, B2CS वगैरह जो जितनी भी वर्कशीट्स है वो अलग अलग सेक्शन दिए गए हैं यहाँ एग्जाम तक, जो कि अलग अलग सेक्शन आप फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद HSN, डॉक और मास्टर दिया गया है। सबसे पहले शुरुआत करें तो मास्टर से। मास्टर में आपको सारी इन्फॉर्मेशन एज अ मास्टर दी गई है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि यहाँ POS यानी कि पॉइंट ऑफ सेल के पूरे स्टेट कोड्स दिए गए हैं। इसके साथ साथ आपको कुछ कोड्स दिए गए हैं कि यूज़ QC जो यूज़ की है कि बैग फॉर बैग, BGS फॉर बैग्स, BOU फॉर BOU, बॉक्स फॉर बॉक्स। ये सारे आपको कोड्स दिए गए हैं, जो कोड्स आपके मतलब यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है जो आगे के सारे सेक्शंस में आपको यूज़फुल रहेगी। तो एक बार आप इसको देख सकते हैं, लेकिन इसमें कोई भी छेड़छाड़ ना करें, कोई भी चेंज ना करें, क्योंकि यहाँ से इन्फॉर्मेशन आपकी आगे आ रही है। आगे के जो सेक्शंस है वहाँ पे लिस्ट में ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो इसे ऐसे ही रहने दे। एक बार अगर रेफ़र करना है तो रेफ़र कर ले, वरना इसमें कोई चेंज नहीं करना है। चेंज करेंगे तो आगे का डेटा चेंज हो जाएगा। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पे B2B का सेक्शन है। B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस सेल्स। दोस्तों, बिजनेस टू बिजनेस अगर आपका सेल हो रहा है, आप किसी बिजनेस टू बिजनेस बल्क में सेल कर रहे हो, B2B जो सेल हम बोलते हैं, अगर वो हिसाब का कोई सेल है तो वो सेल्स को आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर की 3 लाइन में बेसिकली समरी है। ये समरी पूरी ऑटो कैलकुलेट होती है, जो कि आप नीचे डेटा डालेंगे उसके हिसाब से ऑटो कैलकुलेट होती है। तो समरी में आपको कुछ ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं, वो खुद ब खुद आएगी। सबसे पहले यहाँ पे कॉलम दी है GST ऑफ रिसिपिएंट। आप जिसको B2B सेल कर रहे हो, मतलब आपके बायर का GST आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद है इनवॉइस नंबर। जो भी आपने इनवॉइस नंबर बनाया है किसी भी फॉर्मेट में हो, वो इनवॉइस नंबर आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। अगर आप मान लीजिए कि आपके एक ही इनवॉइस में एक से ज़्यादा टैक्स रेट पे आइटम्स आ रही है, तो आपको टैक्स रेट लाइन के हिसाब से डालना पड़ेगा। मतलब कि जितना, अगर आप समझ लीजिए यहाँ पे जो A1003 दिया है, यहाँ पे 2 टैक्स रेट है, एक 12%, एक 5%। तो दोनों के हिसाब से आपको 2 अलग अलग एंट्री डालनी पड़ेगी और दोनों में सेम GSTN, सेम ID वगैरह डालना पड़ेगा आपको। इसके बाद है आपका इनवॉइस डेट, जो कि आपको इसी फॉर्मेट में डालना है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका एक्सेल भी बाय डिफ़ॉल्ट इसी इंडियन फॉर्मेट में डेट एक्सेप्ट करता है। इसके बाद आपको टोटल इनवॉइस वैल्यू डालनी पड़ेगी, जो कि दोनों में सेम रहेगी। अगर 2 लाइन है, 4 लाइन है, सब में सेम रहेगी। 1 लाइन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आपको स्टेट कोड सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन दिया गया है। इसमें से आपको स्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगा, स्टेट या यूनियन टेरिटरी जो भी है जहाँ पे आपने सप्लाई किया है, मतलब कि जो हम डेस्टिनेशन बोलते हैं, डेस्टिनेशन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे Y या N, यस या नो सिलेक्ट करना है। रिवर्स चार्ज के बारे में, रिवर्स चार्ज अगर आपने यहाँ पे टैक्स आपने पे नहीं किया और आपने जिसको सेल किया है अगर उसे रिवर्स चार्ज पे करना है, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा कि क्या बायर को रिवर्स चार्ज पे पेमेंट करना है कि नहीं करना है। इसके बाद इनवॉइस का टाइप रेगुलर है या SEZ सप्लाई है, डीम्ड एक्सपेंस है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा कि किस टाइप का इनवॉइस आपने जनरेट किया है। अगर आपने ये सेल ई-कॉमर्स माध्यम से किया है, तो आपको यहाँ पे बायर के साथ साथ इस कॉलम में आपने जो Amazon, फ्लिपकार्ट या जो भी यहाँ पे यूज़ किया है उसका GSTN आपको यूज़ करना पड़ेगा। वो GSTN जो भी बीच में आपने ई-कॉमर्स साइट यूज़ की है वो इसका GSTN आएगा। उसके बाद आपका रेट आएगा, रेट ऑफ GST, कितने % टैक्स पे वो बिल बना है। अगर एक से ज़्यादा टैक्स पे बिल बना है तो जैसे मैं बताया कि आपको सारे रेट मेंशन करने पड़ेंगे, और उसके बाद उस रेट के हिसाब से जो भी जितना भी टैक्सेबल वैल्यू बनता है, टैक्स नहीं दोस्तों, टैक्सेबल वैल्यू,
उस रेट पे जितना भी माल गया है उस माल की पूरी वैल्यू आपको यहाँ पे मेंशन करनी है उस लाइन में। और अगर सेस आपने चार्ज किया है तो सेस का अमाउंट सबसे आखिरी कॉलम में आपको बताना है। तो ये था B2B, आप कैसे फील करेंगे उसी हिसाब से मैं आपको बाकी सारे भी बताने वाला हूँ। दूसरा है B2CL, मतलब कि बिजनेस टू कंज्यूमर लार्ज। B2C बिजनेस टू कंज्यूमर लार्ज के अंदर दो कंडीशन आपको देखनी पड़ेगी, तभी आपका वो ट्रांजैक्शन B2CL में आएगा। पहली कि आप इसको सेल अपने स्टेट के बाहर यानी कि इंटर स्टेट, या आप बोल सकते हैं कि आउटसाइड ऑफ योर स्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा है। और दूसरा कि आपके इनवॉइस का वैल्यू 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आपका सेल B2CL यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर लार्ज माना जाएगा। अगर आपका सेल्स B2 कंज्यूमर बिजनेस टू कंज्यूमर लार्ज में फॉलो हो रहा है तो आपको यहाँ पे इस तरीके से डेटा फिलअप करना है। ये B2CL वाली वर्कशीट में डेटा डालना है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, इनवॉइस वैल्यू, प्लेस ऑफ सप्लाई, रेट, टैक्सेबल वैल्यू और सेस, वही सब है जो हमने आगे देखा, उसी हिसाब से आपको डालना है। और ई कॉमर्स GSTN अगर आपने ई कॉमर्स वेबसाइट यूज़ की है तो। इसके बाद आता है B2C स्मॉल। अगर आपका B2C लार्ज में नहीं जा रहा तो आपका B2C जो बिजनेस टू कंज्यूमर स्मॉल में आएगा। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा सबसे पहले जो टाइप दिया गया है ई और OE। ई और OE का आपको मतलब समझा दूँ मैं। ई माने कि अगर आपने किसी ई कॉमर्स पोर्टल को यूज़ करके सेल किया है तो आपको ई सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का यूज़ नहीं किया तो आपको OE सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई जो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद रेट और टैक्सेबल वैल्यू, और अगर कोई सेस है तो। और अगर आपने ई कॉमर्स यानी कि ई सिलेक्ट किया है तो आपको ई कॉमर्स का GSTN डालना पड़ेगा। तो ये था B2CS। इसके बाद है CDNR, मतलब कि क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। अगर आपका कोई क्रेडिट नोट, डेबिट नोट या रिफंड का है यहाँ पे इसका इन्फॉर्मेशन डालना पड़ेगा। ये बेहद खास है कि ये थोड़ा बड़ा है लेकिन आपको ये भी इजी है। मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरह से आपको यहाँ पे यूज़ करना है। सबसे पहले आपको GSTN ऑफ रिसिपेंट डालना है। उसके बाद इनवॉइस या एडवांस रिसिप्ट, ये दो केस में हो सकता है, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट या रिफंड का। अगर आपने कुछ सेल किया है तो आपका इनवॉइस पहले जनरेट हुआ होगा जो कि आपने आगे कहीं पे डाला होगा, या फिर अगर आपने एडवांस रिसीव किया है तो एडवांस का रिसिप्ट नंबर होगा, वो इनवॉइस या रिसिप्ट नंबर आपको यहाँ पे मेंशन कर रहा है। उसके बाद इनवॉइस या रिसिप्ट की डेट यहाँ पे आपको मेंशन करनी है उसी फॉर्मेट में। इसके बाद आपने पहले इनवॉइस या रिसिप्ट नंबर पहले के ट्रांजैक्शन की डाली, अभी आप जो रिफंड कर रहे हैं या गुड्स रिटर्न कर रहे हैं उसकी जो आपने यहाँ पे डेबिट नोट, क्रेडिट नोट या फिर आपने वो रिफंड वाउचर क्रिएट किया है तो उसका यहाँ पे आपको नंबर डालना पड़ेगा, डेबिट क्रेडिट नोट का नंबर या फिर रिफंड वाउचर का नंबर, उसकी डेट। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट टाइप जो कि है C, D या R, मतलब कि C फॉर क्रेडिट नोट, D फॉर डेबिट नोट और R रिफंड वाउचर के लिए। उसके बाद आपको रीज़न देना पड़ेगा कि किस रीज़न से आपने इस डॉक्यूमेंट को इश्यू किया है, मतलब क्रेडिट नोट ऑब्वियसली सेल्स रिटर्न के अगेंस्ट होगा, रिफंड रिसिप्ट के अगेंस्ट हो सकता है, एडवांस रिसिप्ट आपने पे कर दिया, करेक्शन कर दिया कोई। तो ये सारे रीज़न यहाँ पे आपको दिए गए हैं। इसको आपको ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है कि किस रीज़न की वजह से आप ये डॉक्यूमेंट जनरेट कर रहे हैं। इसके बाद है पॉइंट ऑफ सप्लाई, जो आपको लिस्ट में से स्टेट कोड सिलेक्ट करना है। नोट फॉर रिफंड वाउचर, मतलब कि क्या कितनी वैल्यू थी। रिफंड वाउचर अगर आपने दिया है तो वैल्यू कितनी थी, उसके ऊपर रेट कितना था टैक्स का, टैक्सेबल वैल्यू उसकी कितनी होती है एज पर द GST लॉस, सेस कितना है, और प्री GST या पोस्ट GST। ये आपको खास ध्यान रखना है कि आपने जो ट्रांजैक्शन किया था, मतलब अगर आप सेल्स रिटर्न कर रहे हो तो जो सेल्स किया था आपने, जिसका सबसे पहले आपने इनवॉइस नंबर डाला है, वो GST के बाद था कि GST से पहले था, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। उसके ऊपर तो जैसे ही समरी आपको ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ ही रही है। इसके बाद है CDNUR, अगर आपने कोई क्रेडिट नोट, डेबिट नोट या रिफंड वाउचर किसी अनरजिस्टर्ड डीलर के साथ लिया है या दिया है तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। उसका भी सेम टू सेम फॉर्मेट है। UR टाइप आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। UR टाइप मतलब आपका अनरजिस्टर्ड डीलर किस टाइप का था, B2CL था या फिर एक्सपोर्ट था, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको बस वही उसका वाउचर नंबर लिखना पड़ेगा, उसकी वाउचर की डेट लिखनी पड़ेगी, वाउचर किस टाइप का है वो लिखना पड़ेगा, जो CDR हम बात कर रहे हैं। ओरिजिनल इनवॉइस या रिसिप्ट नोट किस नंबर का था, उसका कौन सी डेट थी, सेल्स रिटर्न किस वजह से हुआ, ये डॉक्यूमेंट किस वजह से आपने जनरेट किया, उसका रीज़न लिखना पड़ेगा। उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई, वाउचर वैल्यू, रेट, टैक्सेबल वैल्यू, सेस अमाउंट और प्री GST या पोस्ट GST जो मैंने आपको समझाया वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। सेम टू सेम फॉर्मेट है काफ़ी तौर पे सबकी चीज़ का, लेकिन यहाँ पे आसानी आपको ये हो सकती है कि
आपको अलग अलग रिकॉर्ड मेंटेन करने से ये आसानी हो जाएगी कि आपको महीने के आखिर में सब कुछ मैनेजने नहीं बैठना पड़ेगा। आपको यहाँ पे बाइफरकेट ऑलरेडी आप करके ही मेंशन करें तो अच्छा है। उसके बाद का आपका वर्कशीट है एक्सपी यानी कि एक्सपोर्ट का। अगर आपने कोई एक्सपोर्ट का ट्रांजैक्शन किया है तो आपको उसका डेटा एक्सपोर्ट के फाइल में डालना पड़ेगा, जिसके काउंस में 6 लिखा है, मतलब कि ये 6ठे नंबर पर रहेगा आपके GSTR के रिटर्न के फाइलिंग के दौरान। इसमें सबसे पहले आपको एक्सपोर्ट टाइप, जो कि 2 ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे, WOPAY या WPAY, मतलब विथ पे या विदाउट पे। अगर आपने इस एक्सपोर्ट का जो इनवॉइस है वो टैक्स के साथ पे कर दिया है तो वो W पे विथ पे आएगा, वरना विदाउट पे आएगा। उसके बाद आपका एक्सपोर्ट का इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, इनवॉइस वैल्यू, पोर्ट कोड। यहाँ पे एक नई चीज़ ऐड होती है, आपने जो एक्सपोर्ट किया है तो वो पोर्ट कोड यहाँ पे मेंशन करने पड़ेगा। उसके बाजू में आपको शिपिंग बिल नंबर जो आपका एक्सपोर्ट का होगा वो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, शिपिंग बिल डेट मेंशन करनी पड़ेगी, और जो भी रेट एप्लीकेबल होता है रेट और उसके हिसाब से टैक्सेबल वैल्यू जितना भी आपका होता है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा इस एक्सपोर्ट के फाइल में। उसके बाद आपका आता है AT, मतलब अगर एडवांस में कोई ट्रांजेक्शन किया है, कोई पेमेंट आपने एडवांस में रिसीव किया है तो आपको उसका यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते होंगे कि आपने अगर भले ही इनवॉइस जनरेट नहीं किया है लेकिन आपको अगर पेमेंट एडवांस में मिल गया है और आपका टैक्स ड्यूरेशन ख़त्म हो रहा है तो आपको वो रिसिप्ट के जो आपने एडवांस में पेमेंट लिया है उसके ऊपर भी टैक्स भरना पड़ेगा। आपने सेल किया हो, सर्विस दी हो ना दी हो, इनवॉइस जनरेट की हो ना की हो, आपको पैसा भरना पड़ेगा टैक्स का। तो उसका आपके यहाँ पे मेंशन करना है, जिसमें सब बहुत इजी है। सबसे पहले प्लेस ऑफ सप्लाई, रेट, रिसिप्ट कितना किया है आपने, ग्रॉस उसका मेंशन करना है, और शेष अमाउंट अगर कोई है तो इतना था। जगह अगर आपने एडवांस में पेमेंट लिया है तो जो आपने एडवांस में पेमेंट लिया आपने इस महीने इसका टैक्स भर दिया, अगले महीने अगर आप ये भर रहे हैं तो उसका मेंशन कहाँ पे करना है कि मैंने पिछले महीने इतना एडवांस पे टैक्स पे किया था। तो उसी के बाजू का जो वर्कशीट है ATA-DJ, मतलब आपने जो एडवांस में पेमेंट किया था, एडवांस के ऊपर जो पेमेंट किया था टैक्स का लास्ट मंथ या उससे पहले के मंथ में, और इस बार आपने अभी इस महीने में आपने उसके सामने सर्विस प्रोवाइड कर दी या इनवॉइस रेस कर दी, सेल्स कर दिया, तो उसके एडजस्टमेंट के लिए आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि आपने कितना अमाउंट पहले से पे करके रखा है टैक्स। तो उसी फॉर्मेट में आपको ये यहाँ पे भरना है, प्लेस ऑफ सप्लाई, उसके बाजू में रेट, कितना अमाउंट एडजस्ट करना है पिछले महीने के हिसाब से, और अगर शेष अमाउंट उसमें था तो। इसके बाद आप देखेंगे तो आपको EXEMP यानी कि एग्जम्प्ट का कॉलम यहाँ पे आपको दिया गया है। एग्जम्प्ट के अंदर आपको वो सारी चीज़ें डालनी हैं जो कि आपने ट्रांजैक्शन किए हैं, या तो वो जीरो रेटेड पे आते हैं, या फिर एग्जम्प्ट कैटेगरीज है, या फिर उस पर GST लागू ही नहीं होता। ऐसी अगर कोई कैटेगरीज का आपने ट्रांजैक्शन किया है तो उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। उसमें आपको एक नई चीज़ ये देखने को मिलेगी कि आपको डिस्क्रिप्शन डालना पड़ेगा। 4 टाइप के डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट आपको सैम्पल डेटा में दिया है कि एक तो आपका इंटर स्टेट सप्लाई रजिस्टर्ड पर्सन हो सकता है, या फिर इंट्रा स्टेट रजिस्टर्ड पर्सन हो सकता है, या फिर आपका अनरजिस्टर्ड पर्सन के साथ इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट हो सकता है, जिस तरीके से यहाँ पे आपको दिखाया गया है। इसके बाजू में आपको नील रेटेड सप्लाई टोटल कितना किया है, 3 ऑप्शन यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, या तो वो नील रेटेड सप्लाई हो सकता है जो कि 0% या नील रेटेड आप बोल सकते हो, उसके ऊपर आपने कितना सप्लाई किया है टोटल इन चारों को, या फिर आपका जो एग्जम्प्ट सप्लाई है जो कि नील रेटेड में भी नहीं आता और नॉन GST में भी नहीं आता, जो एग्जम्प्ट की कैटेगरी में आता है, उसका टोटल आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा इस चारों के हिसाब से। और सबसे आखिर में नॉन GST सप्लाई, जो कि आपका नॉन GST यानी कि GST के दायरे में जो चीज़ नहीं आती, अगर आपने उसका ट्रांजैक्शन किया है तो उसका टोटल आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे 4x3 का बॉक्स बना के दिया है, आपको बस वैल्यू डालनी है कि नॉन GST के अंदर आप यहाँ अनरजिस्टर्ड पर्सन को इंटरस्टेट कितना दिया तो उसका वैल्यू यहाँ पे आएगा। इस तरीके से आपको कॉलम्स भरनी है यहाँ पे। इसके बाद आप देखें तो सारे सेक्शंस जो कि आपको डेटा फिलअप करना था वो यहाँ पे ख़त्म हो गए सारे। इतने अलग अलग जात के ट्रांजेक्शन जो पूरा आपका कवर हो रहा है, आप चाहे एक्सपोर्ट कर रहे हो, चाहे B2B कर रहे हो, B2B लार्ज कर रहे हो, सब यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद आपको दिया गया है एक शीट HSN, यहाँ पे आपको HSN वाइज समरी डालनी पड़ेगी। जी हाँ, आपको अलग से ये मेंटेन करना पड़ेगा कि आपका पूरे महीने में HSN वाइज क्या समरी टोटल बन रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको सबसे पहले HSN डालना पड़ेगा कि आपका क्या कितने भी, मतलब आप अगर रिटेलर है, आपके पास अलग अलग 4000 5000 प्रोडक्ट है,
तो आपको बहुत सारे HSN यहाँ पे डालने पड़ेंगे। सारे HSN कोड के लिए आपको बाजू में डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। उसके बाजू में आपको प्रोडक्ट का UQC मेंशन करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट को आप किस हिसाब से तोलते हैं। यहाँ पे किलोग्राम है, टन है, मीटर है, पाउंड है, नंबर्स है, यहाँ पैक है, बॉक्स है, जो हमने पहले देखा था मास्टर में जो पूरा लिस्ट दिया था वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। पूरा बहुत लिस्ट दिया हुआ है, आपको मिल ही जाएगा इसमें आपका प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन, तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर। उसके बाद आपने उस HSN कोड की कितनी टोटल क्वांटिटी सेल की है वो यहाँ पे मेंशन करना है। उस टोटल क्वांटिटी की टोटल वैल्यू में से आपकी टैक्सेबल वैल्यू कितनी है वो उसके बाजू में मेंशन करना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स, यहाँ पे मतलब कि IGST, CGST और SGST टोटल कितना आपका होता है इन सारे HSNs के ऊपर वो आपको मेंशन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया है डॉक्स के अंदर वर्कशीट जो दिया है आपने, उसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मेंशन करना है। आपने जो भी आगे डेटा फिल किया है उसके रिगार्डिंग आपने इनवॉइस है या डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, डिलीवरी चालान है, रिफंड वाउचर है, ऐसे काफ़ी सारे यहाँ आपको ड्रॉप डाउन में मेंशन किए हैं। तो आपको इसका भी डेटा देना पड़ेगा कि आपने कितने सारे इनवॉइस जनरेट किए, इनवॉइस फॉर आउटवर्ड सप्लाई, डेबिट नोट, डिलीवरी चालान, जो भी आपका टोटल इतना बिल बना। मतलब कि समझ लो कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, आप अगर अपने इनवॉइस को अलग अलग सीरियल नंबर्स में देते हैं तो आपको सीरियल नंबर वाइज अलग अलग सीरियल नंबर फ्रॉम एंड सीरियल नंबर टू देना पड़ेगा आपको। यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ किस तरह से। मान लीजिए कि इसी एग्जांपल में आपका एक सेल्स बिल बन रहा है जो आपका अपने ही स्टेट के अंदर हो रहा है। इसका आप इनवॉइस नंबर देते हो LKO/1001 से आपने स्टार्ट किया था और महीने के आखिर में वो 90 मतलब कि 90 पे ख़त्म हुआ था। तो आपको यहाँ पे वो डेटा डालना पड़ेगा कि इनवॉइस फॉर आउटर सप्लाई एक आपका रेंज था जो LKO चल रहा था, उसमें आपका बिल नंबर 1 से लेके बिल नंबर 90 तक इस महीने में बना है और टोटल 90 बिल बने हैं यहाँ पे, जिसमें से 5 कैंसिल हो गए। तो वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डालनी होगी। अगर आप LKO के साथ KNP जो कि आप किसी और स्टेट में कर रहे हो उसके लिए मान लीजिए कि आप KNP सीरीज मेंटेन कर रहे हैं तो आपको वो भी यहाँ पे एग्जांपल दिया कि KNP 552 से KNP 890 टोटल 339 इनवॉइस बने हैं जिसमें से 10 कैंसिल हुए। तो आपने कितने इनवॉइस बनाए इस साल, कितने डेबिट नोट बनाए, कितने डिलीवरी चालान, कितने रिफंड वाउचर्स और बाकी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मेंशन करने पड़ेंगे। सीरियल नंबर के साथ मेंशन करने पड़ेगा और उस सीरियल नंबर के हिसाब से आपने टोटल कितने इनवॉइस बनाए वो भी आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। इसके बाद सबसे आखिर में मास्टर में आपको ऑलरेडी समझा दिया हूँ। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई तकलीफ रह जाती है तो आगे सबसे पहले हेल्प इंस्ट्रक्शन में सारा डेटा दिया गया है। आपको इसे किस फॉर्मेट में यहाँ पे डालना है, किस तरीके से इसको मेंटेन करना है, वो सारा डेटा आपको यहाँ पे दिया गया है। और मान लीजिए किसी पर्टिकुलर को आपको जानना है कि यहाँ पे 80 का क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो यहाँ सारे में सबसे ऊपर एक हेल्प का बटन दिया गया है। हेल्प दबाते ही आपको सीधा वहीं ले जाया जाएगा जहाँ पे आपको उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।